नमस्कार, सलाम। न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम चुनाव चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। गुजरात में पहले दौर का मतदान संपन्न हो चुका है। 1 दिसंबर को 89 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। अब 182 में से 93 सीटों पर वोटिंग होना बाकी है, जिसके लिए सोमवार 5 दिसंबर को वोट पड़ेंगे। इस दूसरे दौर के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शो हो रहे हैं। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद पहले दौर में मतदाताओं में वो उत्साह दिखाई नहीं दिया, क्योंकि पहले दौर जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ की सीटें प्रमुखता से आती हैं, वहां पिछली बार से कम मतदान हुआ है। 2017 में 2012 के मुकाबले कम मतदान होने से भाजपा की सीटें घट गई थी। इधर एमसीडी चुनाव के लिए रविवार 4 दिसंबर को वोट पड़ेंगे। यहां भी वाहन रैलियां का दौर चल रहा है और डोर टू डोर भी प्रचार हो रहा है। तो अब चुनाव का क्या हाल है? गुजरात में पहले दौर की वोटिंग क्या कुछ संकेत दे रही है? दूसरे दौर के लिए क्या कुछ हो सकता है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय गुजरात में मौजूद हैं हमारी वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह, और स्टूडियो में गुजरात से अभी लौटकर आए हमारे वरिष्ठ सहयोगी तारिक अनवर, और दिल्ली का हाल देंगी सोनिया यादव। तो सबसे पहले हम चलेंगे भाषा के पास। भाषा इस समय गुजरात में मौजूद हैं। पहले दौर का चुनाव उन्होंने कवर किया, अब दूसरे दौर की बारी है। तो भाषा जी, आपका बहुत स्वागत है। तो भाषा, पहले दौर की वोटिंग हो चुकी है 89 सीटों पर, 93 पर अब बाकी है। आपने पहले दौर का चुनाव देखा, उन इलाकों में गई। पिछली बार से कम वोटिंग बताई जा रही है। करीब इस बार 60%, 62% के आसपास वोटिंग है। 2017 में जबकि 67% वोटिंग थी, उससे पहले उससे भी ज़्यादा थी। 10 सालों में सबसे कम वोटिंग ये बताई जा रही है। आपने ये वोटिंग देखी, क्या ये चुनाव, इसमें क्या आप कहेंगी पहले दौर की वोटिंग के बारे में? जी। मुकुल, एक बात जो यहाँ गुजराती जो लोग हैं, जो मानसिकता है, जो चुनाव को बहुत करीब से देखते रहे हैं, उनका मानना है कि गुजरात में कम वोटिंग होना भाजपा के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ये उनका आकलन है, क्योंकि इस बार जो परंपरागत वोटर हैं भाजपा के, उनमें उत्साह कम दिखाई दिया। वहीं पर जो पहले दौर की वोटिंग में जो सबसे बड़ी बहस का मुद्दा जिन सीटों पर था, खासतौर से सूरत वाले इलाके में, जहां पर आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है, तो वहां पर लोग बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के समर्थक तो बड़े पैमाने पर पहुंचे, वोट दिया, क्योंकि एक नई पार्टी का उत्साह के तौर पे उसको देखा जा रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सौराष्ट्र के इलाके हैं, जहां पर कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की बातें थी, तो ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ हद तक वो मोबिलाइज करने में सफल हो पाए हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, 2014 से देश में जितने भी चुनाव हुए हैं, जितने भी चुनाव, किसी भी राज्य के चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा विधानसभा के चुनाव हो, हर चुनाव में मोदी जी ये कोशिश पूरी करते हैं, या यूं कहिए कि उसकी पूरी रणनीति ऐसे बनाते हैं कि जिस दिन मतदान पड़ रहा होता है, उस दिन एक उनका मेजर इवेंट होता है, ताकि, और वो मेजर इवेंट तमाम टीवी चैनलों पर, तमाम व्हाट्सएप पर लाइव टेलीकास्ट होता है। कल भी इसी तरह से था। अहमदाबाद में मेजर रोड शो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, योगी आदित्यनाथ भी थे, और हम सब ने देखा कि इसे बड़े पैमाने पर गुजराती गौरव से जोड़ा गया। गुजरात में तमाम दूसरे ढंग के जो खौफ इस बार पैदा किए थे। एक बहुत अहम बात मुकुल, जो मुझे अपने ऑब्जर्वेशन में लगी, क्योंकि मैं पिछले 3 चुनाव से यहाँ आ रही हूँ, पहली बार भाजपा के बैनर, भाजपा के नेताओं के भाषण, मोदी जी के भाषण, अमित शाह जी के भाषण, योगी का भाषण, हेमंत विश्व शर्मा का भाषण, इन सब में एक शब्द भी गुजरात के विकास मॉडल का जिक्र नहीं था। यह चुनाव पूरी तरह से भाजपा ने सांप्रदायिक कार्ड पर खेला है।
इसमें मतलब परेश रावल पूरी बहुत ही निचले पायदान पर गए हैं, जहां उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी आ जाएंगे, रोहिंग्या आ जाएंगे, तो आप सोचिए बगल में मछली खाएंगे तो क्या होगा। उससे एक बात साबित हो रही थी कि बहुत बड़े पैमाने पर बौखलाहट है। और खुद गुजराती कल में उस साइड सूरत के साइड में जब थी, तो वहां पे बड़े पैमाने पे लोग बोल रहे थे कि इतना ज्यादा मोदी जी को रोड शो क्यों करना है, सूरत में घर घर वोट मांगने क्यों जाना है, 5 साल में उनकी सरकार को कुछ सॉलिड काम कर देना चाहिए था। तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। वैसे जाने किन मुद्दों पर वोट किया होगा, क्या उनकी सोच थी, क्या बातें, वो क्या उनके समस्याएं थी, किन मांगों पर वो वोट देने गए होंगे, क्या सोचती हैं आप? जी देखिए, जो मैंने इस बार कोशिश की थी कि पहले दौर में जो आदिवासी इलाके हैं उनमें भी जाने की, तो वो थोड़े दूर दराज के इलाके हैं, और वहां पे बड़ी हैरानी होती है जाकर बात करके कि वे जन जंगल जमीन के ही मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। वे तापी नदी पर जो पार तापी परियोजना बन रही है, जिससे वहां का पानी व्यारा, डांग और उस तमाम नदियों का पानी वहां से सौराष्ट्र और कच्छ ले जाने की जो योजना थी, उससे बहुत नाराजगी थी, बड़े पैमाने पे नाराजगी थी आदिवासी समाज में, और वो खुल के बोल भी रहे थे। वहां तक कि जो भाजपा के समर्थक लोग भी थे, वो भी बोल रहे थे कि अगर इस परियोजना को थोड़ा पहले रोक दिया होता, अभी 2 महीने पहले ही रोका, चुनाव से पहले मतलब स्थगित किया इस परियोजना को, तो शायद थोड़ी स्थिति अच्छी होती। एक और बहुत अहम चीज जो मैं चाहती हूँ कि दर्शक ये भी देखें कि लगातार धार्मिक कट्टरता की बात करते हुए भाजपा ने इस बार व्यारा विधानसभा, जो एक आदिवासी आरक्षित सीट है, वहां पर एक ईसाई आदिवासी को उतारा है। और उसका पूरा प्रचार प्रसार ऐसा ही हो रहा है जैसे राष्ट्रपति मुर्मू जी के बारे में होता है कि आदिवासी इस तरह से भी होते हैं, वो हिंदू मंदिर भी जाते हैं। तो मैं जब वहां गई तो भाजपा के जो नौजवान साथी थे, वो लगातार बता रहे थे कि वो वैसे तो ईसाई हैं, लेकिन देखिए ये फोटो देखिए, ये मंदिर में आके यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये हमारे तीज त्योहार में मानते हैं, मतलब ये घर वो में। अपने तौर पर तो इस्तेमाल कर रहे हैं सारी बातों बातों को। वो तो एक बड़ी पैमाने पे जो निष्कर्ष निकलता है कि पहले चरण के चुनाव में भाजपा में बौखलाहट, भाजपा में बेचैनी, क्योंकि अंडर करंट एक बड़े पैमाने पे नाराजगी है, और वो बहुत सॉलिड मुद्दों पे नाराजगी है, वो सांप्रदायिक काट पे नाराजगी जी, नहीं है। हमने आपके वो जन तमाम वीडियो देखे, तमाम रिपोर्टें देखी, तो एक बड़ा मुद्दा जो पहले दौर में भी निकल कर आया, मैं दूसरे दौर की तरफ भी आऊंगा, महंगाई को लेकर अंडर करंट एक था, सब में नाराजगी थी, महंगाई को लेकर सब लोग काफी खुलकर बोले। अब हम इसी को अब दूसरे दौर में जब आ रहे हैं, जब 93 सीटों पर वोटिंग होनी है, 2 रीजन बचे हैं, नॉर्थ और सेंटर गुजरात, क्या यहाँ भी वही मुद्दे हैं और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, आप दूसरे दौर को अब कवर कर रही हैं, या कुछ बदल रहा है? और जैसे वोटिंग के दिन ही अहमदाबाद में जब रोड शो किया गया है दूसरे दौर के लिए, तो क्या इन सब चीजों का फर्क पड़ रहा है या नहीं? देखिए, हाँ, ये देखिए जो तकरीबन 45 सीटें हैं, 45 अर्बन सीटें हैं विधानसभा की, शहरी सीटें जो हैं विधानसभा की, उनको तकरीबन माना जाता है, भाजपा सहित कांग्रेस भी मान लेती है कि यहाँ पर कोई फाइट नहीं है, ये भाजपा का स्ट्रांग होल्ड है। तो इस बार आम आदमी पार्टी के आने की वजह से कुछ शहरी सीटों पर जरूर असर पड़ा है, लेकिन जो शहरी सीटें हैं बुनियादी तौर पर, वहां पर दूसरे ढंग का ध्रुवीकरण है। वहां पर ये सारे मुद्दे बहुत वोकल नहीं हैं, जैसे बाकी आप बाहर जाइएगा तो परियोजनाओं को लेकर, परियोजनाओं से विस्थापन को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर है। लेकिन इन जो शहरी सीटें हैं, शहरी सीटों पर दूसरे ढंग की टक्कर है, ये सवाल बहुत वोकल नहीं। सिर्फ महंगाई एक मुद्दा ऐसा है जिसपे बातचीत काफी तेज है। मैं वडगांव गई थी, जहां से जिग्नेश मेवाणी, जो कांग्रेस के इस बार ऑफिशियली कांग्रेस के, आधिकारिक तौर पे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पिछली बार वे जीते थे कांग्रेस के समर्थन से। तो वहां पर भी बड़े पैमाने पे लोग कोरोना मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर वहां पे मेरी मुलाकात आशा वर्कर से हुई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, हमारे मीडिया में तो खबरें ही नहीं आती हैं कि आशा वर्कर्स ने, जो आशा कर्मी हैं, उन्होंने तकरीबन 1 साल से यहाँ पे बड़ा तगड़ा संघर्ष चलाया, और चुनाव के ठीक पहले उनके 500 रुपए बढ़े। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, ये महिलाएं तमाम अलग अलग समाज की बहुत वोकल होके बोल रही हैं, और इसलिए आप पाएंगे कि यहाँ पर वोटों को अलग अलग ढंग से बांटने वाली जो बात है, वो भी मतदाता बोल रहे हैं। जैसे ओवैसी
कुछ सीटों पर जहां पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, वहां पर ओवैसी लगातार रैली भी कर रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश हो रही है। तो ये सारे मुद्दे दूसरे ढंग से बहुत ही, लेकिन इनको अगर आप बहुत जैसे इस समय मैं अहमदाबाद में हूँ, अगर अहमदाबाद की सीट पे निकल जाइए आप कहीं पर भी, तो बुनियादी तौर पे लोग यही बात करते हैं कि सब कुछ ठीक है, महंगाई हो गई, बहुत हो गई, लेकिन वोट भी तो बढ़ा, तनख्वाह भी तो बढ़ी है। और फिर यूक्रेन युद्ध, मतलब यूक्रेन युद्ध के बारे में इतना प्रवचन मतदाता यहाँ देते हैं कि मुझे लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज ने इतना प्रचार फैलाया है कि उनको मोरोबी पुल नहीं पता है। एक जी। भी मतदाता जो भक्त है वो मोरबी पुल के बारे में नहीं बात करता, लेकिन वो यूक्रेन युद्ध की बात करता है, वो 370 की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को ठीक से अभी मतदाता पचा नहीं पाया है, मुझे लगता है कि अभी व्हाट्सएप पे उसके टूल किट्स नहीं गए होंगे। लेकिन ये सारे जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे भक्तगणों के पास बड़े पैमाने पे, और फिर गुजराती गौरव सबके पास वीडियोज हैं। मुकुल, मैं आपको क्या बताऊं, अभी मैं आ रही हूँ रास्ते में, जहां मैं रुकी थी वहां पे वो लोग दिखा रहे थे कि किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति आके थोड़ा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह की वीडियोज हैं उसमें, बिल्कुल दिखाया कि वो दौड़ के आ रहे हैं, मोदी से हाथ मिला रहे हैं। मुझे लगा कि ये तो मीडिया में हमें ज्ञान ही नहीं मिल पाया इतना। फिर दिखा रहे हैं कि बाकी सारे लोग तो सब सारे तरह के खेल चल रहे हैं कि विश्व गुरु, और फिर उन्होंने बताया कि देखिए मोदी जी हथौड़ा लेकर आए हैं G20 से। तो अब तो देखिए, ये अब सारी चीजें क्योंकि ये हैं। विधानसभा चुनाव है, इस पे स्थानीय एक तरह से मुद्दे और जो अपनी वो रहते हैं, उसके बावजूद कोशिश बीजेपी की ये है कि ये कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर और एक छवियों चीज पर और लड़ा मैं जाए। कह हाँ, एक चीज और मैं कह देती हूँ कि पूरे गुजरात में चुनाव सिर्फ मोदी जी के नाम पर है। कटआउट, फोटोज, वीडियोस, सारी चीजें मोदी जी के इर्द गिर्द हैं। बेचारे जो मुख्यमंत्री हैं उन पे तो बहुत दया आती है, उनका तो चेहरा बहुत छोटा सा दिखाई देता है। और दूसरा जो बड़ा चेहरा अहमदाबाद और बड़े शहरों में है वो अमित शाह जी का है। तो दो चेहरे हैं सबसे बड़े, देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और देश के गृह मंत्री चुनाव लड़ तो रहे अब देखिए कि पर वोट पड़ता है या मुद्दों पर वोट पड़ता है, जैसे आपने पिछली बार भी बताया। अब 5 तारीख को वोटिंग है और फिर 8 को काउंटिंग। आपसे फिर लौटेंगे आपके पास, आपसे बात करेंगे। शुक्रिया। तो अभी हमने भाषा सिंह की बातें सुनी, वो गुजरात से हमें रिपोर्ट कर रही थी। अब हम गुजरात पर ही जानकारी लेने के लिए अपने स्टूडियो में अपने साथी वरिष्ठ सहयोगी तारिक अनवर के पास चलते हैं। तारिक भाई, आप गुजरात घूम कर आए, देख कर आए, चुनाव का जायज़ा लेकर आए, भाषा की बातें भी आपने सुनी, पहले दौर की वोटिंग हो चुकी है, आपका क्या असेसमेंट है, क्या ऑब्जर्वेशन है पहले दौर की वोटिंग के लिए? फिर हम दूसरे दौर पर बात करेंगे। देखिए, ये बात तो सही है कि भाजपा जिस वाइब्रेंट गुजरात की बात करती है और गुजरात मॉडल की बात करती है, उसका पूरा इलेक्शन कैंपेन उसी पे सेंट्रिक होना चाहिए जो डेवलपमेंट वर्क किया, लेकिन वो हुआ नहीं। उसमें हेमंता बिस्वा शर्मा, मोदी, खुद अमित शाह, योगी, ये लोग जो जाके वहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं उसमें कम्युनल इश्यूज को ऐड कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं। भाजपा चुनाव ऐसे ही लड़ती है और हर जगह लड़ती है, तो ये अब एक पैटर्न बन गया है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं। जहाँ तक मुद्दे की बात कहा आपने, तो अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई एक बड़ा मुद्दा था। एक बात जो है यूक्रेन युद्ध की, उसका एक पर्सपेक्टिव है, चूंकि वहाँ पे यूक्रेन युद्ध गुजरात में के इलेक्शन में क्यों इम्पैक्ट कर रहा है, उसका एक पर्सपेक्टिव है। ये नहीं कि प्लेनली कहा जा सकता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वो आया है। सूरत जो साउथ गुजरात का हिस्सा है, सूरत में डायमंड इंडस्ट्री है और डायमंड इंडिया इंपोर्ट करता है रशिया से। रशिया की एक प्रोविंस है जिसपे अमेरिका ने सैंक्शन सबसे पहले लगाया था। वो सैंक्शन के बाद वो जो इंपोर्ट था वो एकदम बिल्कुल डिप हो गया। तो ये इसलिए यूक्रेन का जो वॉर है वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी को बहुत एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहा है। इसलिए हर तीसरा आदमी एटलीस्ट सूरत का आपको यूक्रेन युद्ध की बात करेगा। पर वो यूक्रेन युद्ध, वो उस संदर्भ, मैंने भी क्योंकि बहुत बाइट सुनी है, यूक्रेन युद्ध को वो इस संदर्भ में नहीं देख रहा है। वो देखता है कि मोदी जी ने किस तरह का डंका बजा और युद्ध रुकवा दिया और भारतीय छात्र लौट आए, वो उसे पॉजिटिव। वो वहाँ ये वाला नहीं कि हमारा कोई बिजनेस, हमारा डायमंड बिजनेस इससे नहीं। जो हम, चूंकि मैंने भी ग्राउंड विजिट किया तो बहुत लोगों से हमारी बात हुई है इस पे उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ इस इलेक्शन पे दिख रहा है। जो हमारा अपना कंक्लूजन है, जो रशिया यूक्रेन वॉर है,
उससे उसकी वजह से इंपोर्ट कम हुआ, तो हीरे जितना हीरा आना चाहिए था गुजरात में, जो आता था हर साल, वो इस बार नहीं हुआ। तो बहुत सारी यूनिट्स बंद हो गई हैं। हमने कई सारी स्टोरीज लिखी है उस पर कि बहुत सारी यूनिट अभी खुली भी नहीं है, क्योंकि वहां का मतलब ट्रेडिंग। आपका कहना यह है कि यूक्रेन युद्ध नुकसान पहुंचा सकता है बीजेपी को। हम यूक्रेन से आगे बढ़ते बढ़ते हैं। आप एक यूक्रेन का जो युद्ध है वो इम्पोर्टेंट है वहाँ की पॉलिटिक्स के लिए, और रुपए का गिरना एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, चूंकि अगेन वही डायमंड इंडस्ट्री जो है, चूंकि आप पेमेंट करते हैं रुपए में, आपका रुपया डिवैल्यूड हो रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, आप ज्यादा पैसा दे रहे हैं, कम डॉलर हो रहा है, तो जिसकी वजह से आपकी जो लागत है इंपोर्ट पे वो बढ़ गई है। जो आप एक्सपोर्ट करते हैं उस रेशियो में उसका रेट नहीं बढ़ा है, क्योंकि गुजरात में कोई हीरा बनता नहीं है, वो हीरा इंपोर्ट कराते हैं। और उसका मैं थोड़ा सा इसमें आऊंगा, क्योंकि वोटिंग वहां कम हुआ है, कम परसेंटेज हुआ है। अब वोटिंग वहां हो चुका, तो वो मुद्दे मतलब इस वोटिंग कम परसेंटेज को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, वोटिंग कम होने का 89 सीट्स पे वहां पे इलेक्शन हुआ। 89 में 48 सीट जो है वो भाजपा के पास थी, 38 कांग्रेस के पास थी अब तक। 2 सीट भारतीय ट्राइबल पार्टी जो है वहाँ पे बीटीपी उसके पास थी, एक एनसीपी के पास थी। तो ये इसमें है। 2012 में वहाँ पे 71.46% वोटिंग हुई थी, जब 71.2012 में यही 89 सीट्स पे 71.46% वोटिंग हुई थी। बीजेपी को 61 सीट्स मिली थी, कांग्रेस को 22 सीट मिली थी। 2017 यानी आखिरी लास्ट जो इलेक्शन था उसमें 4% घट गया, 67% वोटिंग हुई। बीजेपी को 48 सीट्स मिली, कांग्रेस की सीट बढ़ गई 22 से 38 हो गई। तो क्या वो ट्रेंड इसमें काम करेगा इस इलेक्शन में? इसका मतलब ये ट्रेंड ये शो करता है कि वोटिंग परसेंटेज का नीचे जाना भाजपा के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है, कांग्रेस के लिए अच्छा ये हुआ है, कांग्रेस ने अपना टैली बढ़ाया है। लेकिन यहाँ पे इस बार इस इलेक्शन को एनालाइज करने के लिए आम आदमी पार्टी के रोल को देखना पड़ेगा। एक थिन लाइन है जो आम आदमी पार्टी वहाँ पे रोल प्ले कर रही है। सूरत की 5 सीट है, कतरगाम, वराछा, कामरेज, ये सब सूरत की 4-5 सीट है जिस पे आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच डायरेक्ट टक्कर है। वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने अच्छा किया है, वहाँ पे इश्यूज पे लड़ाई हुई है। ये सूरत अगेन पटेल कम्युनिटी का स्ट्रांग होल्ड रहा है, और पटेल कम्युनिटी के जो लौवा पटेल हैं या करवा पटेल, वो टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री पे उनका वर्चस्व है। उनका जो यूथ था वो उसमें बड़ी नाराजगी है। जो ट्रेडिशनल कांग्रेस बीजेपी का वोटर्स है, जो वो आज भी उसी तरह से यूथ फ्लोट कर रहा था इस बार, वो किस तरफ गया है वो इंपॉर्टेंट है। मोटा मोटी अगर आप देखें तो इस बार का इलेक्शन चूंकि बाइपोलर नहीं है, उसमें आम आदमी पार्टी एक वो बन के आ गई है, इसलिए वो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस जो अभी फर्स्ट फेज का इलेक्शन के बाद जो वहाँ से लोगों से बातचीत हो रही है, उससे ये पता चल रहा है कि कांग्रेस को अपर हैंड लग रहा है ट्राइबल रीजन्स में, साउथ गुजरात के ट्राइबल रीजन में। साउथ गुजरात के ट्राइबल रीजन एक पूरे उसमें है। आप इधर सूरत से आगे बढ़िए, डांग, तापी, नर्मदा, मांडवी, ये सब इलाका पूरा होते हुए, तो नर्मदा है, डांग है, तापी है। फिर आप सौराष्ट्र में आ जाइए, मोरबी है, अमरेली है, गिर सोमनाथ का इलाका है, जूनागढ़ है, जामनगर है, सुरेंद्रनगर है, ये सब सौराष्ट्र का इलाका है। यहाँ पे कांग्रेस ने अच्छा किया है ऐसा लोग बता रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ वोट है वो 2% का होगा बीजेपी और कांग्रेस। अगर ये 2% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी अपने फेवर में ले लेती है तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ। अगर ये 2% वोट का फायदा, ये नुकसान बीजेपी को हो जाता है सौराष्ट्र में, तो कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी। तो वहां पे आम आदमी पार्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसी तरह से आप आ जाइए कि जबकि आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रांग होल्ड है वो सूरत है और 1-2 इलाका और कह लीजिए। बीजेपी जो जिसने अच्छा किया, ये जो बात कही जा रही है, वहाँ पे भावनगर है, कच्छ है, राजकोट, ट्रेडिशनल बीजेपी की 4 सीट है। मोदी अपना मेडल इलेक्शन वहीं से लड़े थे, राजकोट से। पोरबंदर की सीट है, भरूच की सीट है, सूरत के कुछ इलाके 12 सीट हैं सूरत में, तो सूरत की सीट्स हैं। नवसारी है, वलसार है। नवसारी या वलसार अगेन ट्राइबल बेल्ट है, लेकिन वहाँ पे खेती थोड़ा सा अच्छे पैमाने पे होती है। तो ये सीट्स पे भाजपा
का अपना असर है। तो ऑलमोस्ट सेम उस पे इलेक्शन चल रहा है। अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, जो इस फर्स्ट फेज के इलेक्शन को किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो एक कुछ सीट्स हैं जो तय करेंगी कि कौन जीतेगा। पहले इसमें भाजपा ये वो, उसमें है जामनगर की नॉर्थ, मोरबी सीट, कंबालिया जो खंबालिया एक सीट है वो है, राजकोट ईस्ट की सीट है, गोंडल राजकोट ही में है वो सीट है, वराछा रोड सूरत की जो सीट है, पोरबंदर अगेन ये पोरबंदर की एक और सीट है जहां से एनसीपी जीती थी। उसी तरह से भावनगर वेस्ट की सीट है। तो नवसारी जो कांग्रेस का बैशन माना जाता है, मैं इस पे रोकूंगा आपको कि ये तो अब समझ में आ रहा, पर क्या ये ट्रेंड अब सेकंड फेज की तरफ बढ़ रहा है, और सेकंड फेज में आप क्या देख रहे हैं संभावनाएं, क्या ये देखिए गुजरात इतना होमोजेनस स्टेट नहीं है कि उसके इलेक्शन रिजल्ट्स को इतने आसानी से वो कर दिया जाए जैसे यूपी और बिहार में। रिजल्ट हम नहीं पूछ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरफ जा रहा है चुनाव, और अब इस दूसरे दौर में किस तरह का पैटर्न आप देख रहे हैं, वोटिंग हो सकती है, लोगों का मूव क्या है। ये जिस पहले फेज में कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड था, पूरा सौराष्ट्र था। साउथ गुजरात में कांग्रेस की अच्छी सीट आई थी, 7 सीट्स आई थी 35 में से। तो ये इलाका जो था ये कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड में इलेक्शन था। नॉर्थ गुजरात में भी कांग्रेस इस बार अच्छा परफॉर्म करेगी। सेंट्रल गुजरात में भाजपा की पकड़ अच्छी है, उसमें कितना सेंध मार पाएगी कांग्रेस। नॉर्थ गुजरात कांग्रेस का स्ट्रांग सिटाडेल है और उसको कांग्रेस इस बार लगता है कि रिटेन करेगी, चूंकि नॉर्थ गुजरात एग्रीरियन बेल्ट है, वहां पे खेती के बहुत सारे इश्यूज हैं और वहां पे कैश क्रॉप मूंगफली है, जीरे की खेती होती है, बहुत सारी वो, और वहाँ पानी का बड़ा मुद्दा है। सौराष्ट्र का बेसिकली जो मुद्दा है वो पानी का बड़ा मुद्दा है। उसी पे सौराष्ट्र में कांग्रेस के मजबूत होने की वजह यह है कि वहाँ पे मुद्दों पे लगता है आपको कि थोड़ा बहुत मुद्दों पे इलेक्शन हो रहा है, इसलिए सौराष्ट्र में किसानी एक बहुत बड़ी चीज़ है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है लोगों की, और किसानी में वहाँ पानी ही नहीं है, वो रेन वाटर पे डिपेंड करते हैं। कॉटन की खेती करते हैं, साल में एक खेती तो देखते हैं वो उसमें वोट में कितना कन्वर्ट होता है। पर दूसरे दौर में भी महंगाई और बेरोजगारी ये मुद्दे काम कर रहे हैं, या सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण है? नहीं, ये कह देना कि पूरा रिलीजियस पोलराइजेशन इस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये भी गलत होगा। पूरी तरह से ये मुद्दों पे इलेक्शन भी नहीं लड़ा जा रहा है, लेकिन जनता के बीच जब गए बातचीत किया तो वो अपने इन मुद्दों के बारे में बात कर रहे थे। वहां पे ये लग रहा था कि जो आउटसाइड गुजरात आप बैठ के बीजेपी को वो देखते हैं कि बीजेपी अपने स्टेट में, मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का वो स्टेट है, जो गुजरातीज हैं वो एक प्राइड मानते हैं कि हमारी सरकार दिल्ली में है, इसलिए शायद ये भी एक वजह है कि वो उस पार्टी को बहुत कमजोर नहीं करना चाहते हैं। मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि गुजरात मॉडल जो पूरे देश भर में बेचते हैं, वो जो दुनिया को दिखाते हैं, गुजरात में उसी गुजरात मॉडल पर वोट नहीं मांगे जा रहे, ये एक बात है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी कि तो अब मैं गुजरात की बात रोकूंगा और अब चलूंगा मैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव लगातार सोनिया आप कवर कर रही हैं, हमने पिछले एपिसोड्स में भी बात की, मुद्दों की बात की। अब बिल्कुल वोटिंग का समय आ गया है, 4 दिसंबर रविवार के दिन वोट पड़ने जा रहे हैं। तो अब आप क्या देख रही हैं कि चुनाव किस लेवल पर उसका प्रचार पहुंच गया, और मतदाता क्या सोच रहा है? अब एक सोच बना ली होगी उसने। हाँ जी, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें भी मतदाताओं के बीच कई पैटर्न्स देखने को आपको मिल सकते हैं। जैसे कई लोग हैं जो सीएम केजरीवाल या पीएम मोदी, इन लोगों के नाम पे वोट डालने जा रहे हैं, और एक भाग ऐसा भी है जो मुद्दों पे वोट डालने जा रहा है कि उनकी जो पानी, बिजली, सड़क के मुद्दे हैं, जो बेसिक एमसीडी के मुद्दे हैं, उस पे वोट डालने जा रहे हैं। तो इसमें कहा जा सकता है कि फेस वर्सेस मुद्दों का ये जो पूरा चुनाव होगा वो हमें देखने को मिलेगा। तो जब मुद्दों की बात आएगी तो फिर मुद्दे एक तो जब हमारे सामने होते हैं, समस्याएं होती हैं, तो फिर विकल्प तलाशता है आदमी। तो क्या अब विकल्प की तरफ बढ़ रही है दिल्ली की जनता किस तरह से, और उसके मुद्दे क्या वाकई में एड्रेस कर पा रही है विपक्षी, यानी आम आदमी पार्टी जो एमसीडी में विपक्ष है, या कांग्रेस, क्या उन मुद्दों को एड्रेस कर पा रहे हैं? क्या उन मुद्दों पर उनके वादे हैं? किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो भी दिल्ली में 8 साल से सरकार चला रही है, और बीजेपी जो है वो 15 साल से एमसीडी में है।
तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर 15 साल का गुस्सा तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि एमसीडी में कुछ भी नहीं हुआ है, और लोग खुल के वोकल होकर इस चीज पे बोल भी रहे हैं कि हाँ कोई काम नहीं हुआ है, या जहां हुआ है वहां कितना हुआ है। लेकिन हाँ, वो बहुत आम आदमी पार्टी के भी कई मुद्दे हैं। जैसे हमें दिल्ली में बहुत तो ये समझने की जरूरत है कि कई जो दिल्ली सरकार के मुद्दे हैं और कई जो एमसीडी के हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं। जैसे अगर 60 फुट से कम की सड़क है तो वो एमसीडी के हवाले है, उससे बड़ी सड़क है तो वो दिल्ली सरकार के पास है, प्राइमरी एजुकेशन है तो वो एमसीडी के पास है, सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली सरकार के पास है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, पानी दिल्ली जल बोर्ड के हवाले है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसमें ये दोनों लोगों में कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। मतलब एक है कि जब आपको मुद्दों पे राजनीति नहीं करनी तो आप उसको बोल दो कि हाँ आम आदमी पार्टी हमें नहीं करने दे रही, या हमें केंद्र की सरकार नहीं करने दे रही। तो वो चाहती भी है पार्टियां कि लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन बना रहे ताकि हम एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते रहें। हाँ, लेकिन अगर आप कहें कि कौन सी पार्टी ने कितना अच्छा काम किया है तो केजरीवाल जो है वो पानी बिजली, जो उनका विधानसभा में भी मेन मुद्दा था और जिसको लेकर वो वोट मांग रहे थे, इस बार भी उनका ज्यादा फोकस वही है। उन्होंने कूड़ा और ऐड कर लिया है इसमें कि हम जो लैंडफिल्स हैं, जो कूड़े के पहाड़ हैं, हम उसको खत्म करेंगे। और बीजेपी ने इसी को अपना मुद्दा बना लिया है कि वो प्रदूषण तो खत्म नहीं कर पाए तो कूड़े के पहाड़ क्या खत्म करेंगे, वो हम खत्म करेंगे। हालांकि उस पे भी वो और भ्रष्टाचार भी दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा है जी, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एमसीडी में कहा भी जाता है ये जो आप पार्षद वगैरह जो चुने जाएंगे उनकी सैलरी नहीं है, उनकी इतनी सैलरी नहीं होती, लेकिन उनके पास एक मोटी कमाई होती है। तो ये जो मोटी कमाई है, पूरा जो सत्ता है वो इसी की है, पूरी जो पावर है वो इसी की है कि ये कैसे लिया जाए। और क्योंकि ये लोगों की एकदम बेसिक चीजों से जुड़ी हुई है कि लोगों के पास पीने का पानी हो, लोगों के पास साफ पानी हो, सड़कें अच्छी हो, एजुकेशन हो, सब कुछ जो बेसिक मुद्दे हैं। तो कहीं ना कहीं सबको लगता है कि लोगों से एक जुड़ाव है इन मुद्दों का। तो इसीलिए शायद भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है, लेकिन वो लोगों के लिए नहीं है। अभी उनको जब घूस देनी पड़ती है उनको गुस्सा आता है, लेकिन उनको लगता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ये सब भी एक नहीं बन गया ट्रेडिशन कि यहाँ चलता है ना जी। तो अब क्योंकि यहाँ 4 दिसंबर को मतदान होना है और 8 से पहले 7 को रिजल्ट आ जाएगा, तो अब रिजल्ट आ जाए और मतदान हो जाए और रिजल्ट आ जाए दिल्ली एमसीडी का और गुजरात का भी, तो फिर हम आपसे बात करते हैं। जी, मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी जो है उसने जो उसकी केंद्र की योजनाएं हैं, जैसे जनधन योजना है, उज्ज्वला योजना है, या जो बाकी हर घर जल योजना है, उन चीजों को उसने प्रमोट किया है। और आम आदमी पार्टी ने जो उसकी विधानसभा की चीजें थी, फ्री बिजली, फ्री पानी, उसको प्रमोट किया है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के बेसिक मुद्दे उस पे कोई एमसीडी वाले एमसीडी का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा रहे, कोई विधानसभा का दिखा रहा है, कोई केंद्र का, और रिपोर्ट कार्ड भी नहीं, एक मुद्दे बनाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। दरअसल क्योंकि सब पे ही सारे आरोप एक दूसरे पर लग रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के हों चाहे किसी के हों। तो अब देखते हैं किस तरफ जनता वोट करती है और किसकी सरकारें आती हैं। फिलहाल शुक्रिया सोनिया आपका, तारिक आपका भी। तो दर्शकों, साथियों, आपने सुना भाषा को जो गुजरात में है इस समय, तारिक जो अभी गुजरात से लौट कर आए हैं, और दिल्ली एमसीडी जो कवर कर रही हैं सोनिया। अब गुजरात में दूसरे दौर की और दिल्ली में भी वोटिंग होने जा रही है। अब देखते हैं किस तरफ वोटर्स का रुझान रहता है, और जब रिजल्ट आएंगे तो उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल शुक्रिया, धन्यवाद।